अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज रात में इस किस्त का आखिरी पार्ट भी अपलोड कर दूँगी, नेक्स्ट एपिसोड। और कहानी स्टक नहीं हुई है, जिन्हें लग रहा है कि रुक गई है या फिर बढ़ नहीं रही आगे, ऐसा नहीं है। एपिसोड के कुछ सीन्स हैं जो कि मुझे इन एपिसोड्स में ख़त्म करने हैं, वरना अगर मैं ये बाद की किस्तों में डालूँगी तो कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए मुझे इन्हीं एक एपिसोड के पार्ट्स करके इन्हीं को इसी में ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी आप पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आता जाएगा। इसका लास्ट पार्ट भी मैं आज ख़त्म कर दूँगी, कल तक नहीं लटकाऊँगी। और कल से हमारी कहानी का नई एपिसोड से शुरू होगी, और कल की किस्त इंशाल्लाह आपको फ़नी रोमांटिक कुछ इस टाइप की मिलेगी। सो चलते हैं अब अपनी किस्त की तरफ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी आप लोगों को। जज़ाकल्लाह, बाय बाय। दिल रकसम एपिसोड 28 पार्ट 3 बाय सालिहा इकबाल। मैं बताऊं दया अबू, कौन सी ब्यूटी है ये। ज़रख़ान को पानी का गिलास पीते देख अलीज़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, जिसकी बात पर आलम साहब हाँ में सर हिलाते हुए उसे बोलने का कहते हैं। ताया अबू, रात देर तक काम किया था ना बाबा, तो थक गया मैं, इसलिए मेरी शक्ल ऐसी है। और कोई बात नहीं है, ये चिड़िया ज़्यादा लगा के बताएगी आपको। अलीज़ा बोलने लगती है कि ज़रख़ान हाथ टेबल पे मारते हुए बोलता है, ताया अबू देख रहे हैं ये मुझे कैसे कैसे नामों से बुलाते हैं। ज़रख़ान, खबरदार मेरी शहज़ादी को तुमने ऐसा बोला, इतना खूबसूरत नाम है उसका। नाम से बुलाना है तो बुलाओ, वरना बुलाने की ज़रूरत नहीं है। शमशेर साहब डांटने वाले अंदाज में ज़रख़ान के चेहरे की जानिब देख बोलते हैं, बाबा। बड़ी बड़ी आंखें किए हैरानगी के साथ अपने बाप की तरफ देखते भारी आवाज़ में बोलता है, तौबा, आपकी औलाद मैं हूँ, ये चिड़िया नहीं। इसकी साइड क्यों ले रहे हैं। अलीज़ा की तरफ उंगली से इशारा करते हुए अपने बाप से कहता है, पार्टी बदल दी मैंने, अब से ये मेरी बेटी और तुम मेरे बस बेटे। शमशेर साहब अलीज़ा की तरफ मुस्कुराते देखते हुए कहते हैं, बस बेटे क्या होता है बाबा। एक पुलिस वाले के साथ धोखा कर रहे हैं आप, FIR काट दूंगा आपके ख़िलाफ़। बेटे को छोड़ के बहू का साथ दे रहे हैं। ओह जाओ तुम, ऐसे रहते नहीं तुम पुलिस वाले। ये धमकियाँ जाके उन कैदियों को दो जो तुमसे डरते हैं। तुम्हारा बाप हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। शमशेर साहब कहते और अलीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो जाती है। जो ज़रख़ान के चेहरे की हवाइयाँ उठती देख मज़ीद गहरी होती ही जा रही थी। ज़रख़ान, रोटी खाओगे या नान खाओगे। अम्मी, जहर खाने वाली सिचुएशन में रोटी हलक से नहीं उतरती, जहर ला दें। कुर्सी से पुश्त टिकाता ज़रख़ान सर उठाए अपने माँ की तरफ देखते हुए मासूमा अंदाज में कहता है। ज़रख़ान का चेहरा देखते हुए सबका कहका हवा में बुलंद आवाज़ में लगता है और पूरी हवेली में उसकी गूंज उठती है। जो हवेली के दूसरी तरफ इकबाल साहब की हवेली में भी सुनाई देती है, जिसे सुनते हुए उन दोनों के चेहरे भी मुस्कुरा उठते हैं। लगता है खुशियों का आलम छाने लगा है आलम साहब की हवेली में। इकबाल साहब हवेली की अपनी साइड पर हाल में बैठे LED पर न्यूज़ सुन रहे थे। केके की आवाज़ सुनते हुए वो फ़ौरन से TV बंद करते मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्लाह उन सब की खुशियों को सलामत रखे हमेशा, आमीन आमीन। रिज़वाना बेगम कहती और दोनों के दिल से आमीन निकलता है। हेलो ससुर। बेड पर पैर लटकाए हुए आर्यन छत की तरफ देखते हुए फ़ोन कान से लगाए बोलता है, हाँ बोल। कमरे में मौजूद कमीज़ के बटन बंद करते हुए फ़ोन कंधे पर रखकर कान से लगाए बोलता है, एक ही बार में बोलूँगा, सुकून से सुन ले। तेरी लड़की तेरे घर नहीं आना चाहती। मैंने उसे बोल दिया, वो नहीं आ रही, मान नहीं रही। मेरी बात बस ख़त्म। फ़ोन रख रहा हूँ, बाद में बात करूँगा।
आर्यन कहते ही फ़ोन कान से हटा लेता है। मिरासी शक्ल के, मैंने भी तुझे कुछ कहा था। शराफत से अमाया को लेकर हवेली पहुंच, वरना मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा और यकीन मार तेरे त्राण निकाल दूंगा। मैं, अगर मेरी बेटी मेरी हवेली नहीं आई तो। फ़ोन हाथ से पकड़े, कान से लगाए, खुद को ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखते हुए कहता है, कमीने, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उससे बोला वो नहीं आना चाहती, वो नाराज़ हो गई है तुझसे। तूने एक बार भी उसका नहीं पूछा। अब वो नहीं आ रही है तो इसमें मैं क्या करूं? आर्यन बोलते हुए उठ बैठता है। दोबारा किडनैप कर, उससे मना। तेरी बीवी है, इतना नहीं कर सकता। और रही बात मेरे उसे मनाने की, तो मुझे मेरी बेटी को मनाने आता है। उसे मनाने के लिए तुझे उसे यहाँ लाना होगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं वहाँ आऊँ। मुझे पंचायत जाना है, अभी एक और काम को सरंजाम देना बाकी है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ज़िंदगी पहले से इतनी झंड थी या अब जाकर हो गई है? अलमारी से अपना कोट लिए अब्बास ज़ोर से बेजार अंदाज में अलमारी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, मेरी तो अभी ही हुई है। पता नहीं मैं कश्मीर क्यों आया था और तुझ हरामी से दोबारा मिला क्यों था। न कश्मीर आता, न तुझसे मिलता, न मेरा यह हशर होता। आर्यन भी बेहद बेजार अंदाज में कहते हुए उठ खड़ा होता है। अच्छा चल रोना, आजा अपने ससुराल, अंडे वाला बर्गर लेकर खिलाऊंगा तुझे। अब्बास कोट पहनते हुए हंसते हुए बोला, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरे घर का खाना भी शेफ़ बनाता है और तू मुझे 10 रुपये वाला अंडे वाला बर्गर खिलाने के लिए बुला रहा है। लख दी, तेरे जैसे आदमी पर लाख भी क्यों खर्च करूं? एक जवन्नी की लानत मेरी तरफ से कबूल कर। तुम्हारी भी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आजकल महंगाई ऊपर पहुंच चुकी है। 10 रुपये का अंडे वाला बर्गर का ज़माना गुजर चुका है। अब 10 रुपये वाला बर्गर भी 50 रुपये का हो गया। तुझ पर 50 रुपये खर्च करूँगा, खुश हो जा इस बात पे। चपरासी, हवेली पहुँच जा रात से पहले, वरना अच्छा नहीं होगा। आर्यन की बात पर हंसते हुए कहता है। डूब मरने के मकाम पर बोल रहा है, खुश हो जा। धमकियाँ अपने पास रख तू, एक और कोशिश करके देखता हूँ, मान गई तो ठीक, वरना अल्लाह हाफिज़। आर्यन कहते ही फ़ोन काटने लगता है, पर अब्बास की बात सुनते हुए वो रुक जाता है। मान जाएगी, उसे बोलना पहाड़ी से उसे बुलावा आ रहा है। इतने दिन गुजर गए हैं, वो याद कर रही है। पहाड़ी, ये क्या है? आर्यन तजस्सुस से पूछता है। अपनी बीवी से पूछ लेना, अब मुझे जाना है, बाद में बात होती है। अब्बास कहते ही फ़ोन काट देता है। फ़ोन पर टाइम देखते हुए वो अदा के जाने के वक्त के बारे में सोचते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है। अब्बास उसके बारे में सोचते हुए कमरे से बाहर निकले, अपने कोट की बाजुओं को ठीक करते हुए हवेली से बाहर जाने के लिए बढ़ रहा था। अब्बास अपने ख्यालों में मगन था। उसकी नज़र ज़मीन पर टिकी हुई थी। वो बाहर की तरफ कदम उठा रहा था, लेकिन सामने नहीं देख रहा था। हवेली के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि सामने से दौड़ते हुए फुल स्पीड में, साड़ी हाथ में पकड़े हुए, बिना ब्रेक लगाए अदा हवेली में दाखिल हो रही थी। अंदर दाखिल होती है कि उसकी टक्कर सीधा अब्बास से होती है, जिसे टकराते हुए अदा सीधा अब्बास की ठोड़ी से जा टकराती है। अदा का सर अब्बास की ठोड़ी पर लगता है और अब्बास के कदम पीछे की तरफ उठते हैं। अल्लाह अल्लाह, देख कर नहीं चल सकते हैं? सर फोड़ दिया आपने मेरा।
अदा अपने सर पर हाथ रखे खुद भी पीछे की तरफ कदम उठाए गुस्सेले अंदाज में बोलती है। पागलों की तरह तुम दौड़ते हुए अंदर आ रही हो, बोल मुझे रही हो। कौन से कुत्ते लगे हैं पीछे जो इतनी तेज़ दौड़ रही हो? अब्बास अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे अदा की तरह गुस्सेल अंदाज में बोला। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ आप ही लगे हुए हैं खान। आपके अलावा किसी में इतनी हिम्मत है कि वो अदा को चलने के बजाय दौड़ा सके? अदा ने दोनों हाथ कमर पर रखे लड़ाका त्यारा बने बोलती है। तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? अब्बास हैरानगी से पूछते अदा की तरफ बढ़ता है। अस्तगफिरुल्लाह खान, जानती हूँ मैं दुनिया में बहुत बुरे काम और गलत काम किए हैं मैंने, पर आपके बारे में कभी गलत नहीं कहा मैंने। अदा अब्बास के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अब्बास के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगती है, जिसे वो लबों से तो गायब रखता है, लेकिन उसकी आंखों से उसकी खुशी जाहिर हो रही थी। लेकिन जो आपने मेरे साथ किया है ना खान, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अदा रोतलू सी शक्ल बनाए कहती है, अब मैंने क्या कर दिया ऐसा? ये पूछें आपने क्या नहीं किया है? सब कुछ तो आप ही ने किया है। सब कुछ आप ही करते हैं, आपके अलावा और कौन कर सकता है? शाबाश, जल्दी से ये बताएं, आप ज़बरदस्ती से अपने बेटे की शादी किस खुशी में करवा रहे हैं? नहीं माना कि वो आपका बेटा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी करवाएं हैं। अदा की लंबी चौड़ी बात पर अब्बास हैरानगी से बस एक ही लफ्ज़ कहता है, जिसमें अदा लब भींचते हुए अब्बास को घूरियाँ करवाने लगती है। ये हैं क्या कर रहे हैं? जल्दी से जवाब दें, टाइम नहीं है मेरे पास। पता है ना कितने ज़रूरी काम के लिए गई थी मैं, आपकी वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। अब आप फिर मेरे सामने अनजान बन रहे हैं। अदा गुस्सैली नज़रों से देखते हुए अब्बास की तरफ बढ़ते हुए पूछती है, मेरा बेटा, मेरी मर्ज़ी, उसकी शादी करवाऊँ या उसे कंवारा रखूँ? मेरी मर्ज़ी, तुमको क्या? अदा को अपनी तरफ आता देख उसके माथे पर शहादत की उंगली रखे उसके कदमों को रोकते हुए कहता है, मुझे बहुत कुछ है, अभी तो वो बच्चे हैं, बच्चों की शादी थोड़ी करते हैं, और ऐसे खून खराबों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, पूरी ज़िंदगी का सवाल है उनकी। और वैसे भी ज़बरदस्ती शादियाँ थोड़ी होती हैं। अब्बास के हाथ पर हाथ मारते हुए अब्बास का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहती है। अदा की शक्ल देख ऐसा लग रहा था जिससे वो अभी रोने वाली है। अपनी और मेरी शादी भूल गई तुम? तुमने मुझसे शादी कौन सी आराम से की थी? चुड़ैल बनकर सवार हुई थी तुम मेरे सर पर शादी करने के लिए, वो भी झूठ बोलकर। अब तुम तो ज़बरदस्ती की शादी के बारे में बात ही ना करो तो बेहतर होगा, और हटो मेरे सामने से। अदा को क्रॉस करता हवेली से बाहर निकलने लगता है। बास का कदम हवेली से बाहर चला जाता इससे पहले ही अदा उसे बाजू से पकड़ता अपने सामने खड़ा करती है। पहले मेरी बात का जवाब दें, उसके बाद हवेली से बाहर जाएंगे आप। आरिश की शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं या उसकी रजामंदी से? इससे तुम्हें क्या? बास जवाब देने के बजाय अदा की आंखों में देखते हुए सवाल करता है। खान, कभी सवाल का जवाब दे दिया करें, हर बार सवाल के बदले सवाल नहीं किया जाता। तुम्हें जानने के लिए इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है? कि क्या इसके पीछे भी अब तुम्हारा कोई मकसद है? बास बोलता है और अदा सांस रोके बड़ी बड़ी आंखें किए बास के चेहरे को तकने लगती है। क्या मतलब है आपका? अदा बौखलाए अंदाज में पूछती है। मतलब तो समझने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा तुम्हें।
तुम्हें मेरे बेटे से अचानक से क्या काम पड़ गया जो तुम दौड़ते हुए आई हो पूछने के लिए? तुम तो चली गई थी ना, वापस क्यों आई? तो उसको बचा लिया तुमने? अदा की तरफ कुछ कदम और उठाते उससे 2 कदम के फासले पर खड़े होकर तजस्सुस से पूछता है, अब इन्हें क्या बताऊं कि इनके बेटे से अपनी दोस्त की सेटिंग करवाने के चक्करों में ही मैंने उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाला। अब अगर आरिश की शादी कहीं और हो गई तो पक्का ज़ानी जिंदा होके मुझे मुर्दा कर देगी। मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं? बास की सवालिया नज़रों में देखते हुए दिल में खुद से बोलती है। वो वो मैंने कभी किसी की शादी नहीं देखी ना धूमधाम से, तो बस मैं ये पूछ रही थी, अगर घर के बड़े बेटे की शादी होने जा रही है तो हमें उसकी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। फुल बारात लेकर जाते हैं और बाकी के फंक्शंस भी करते हैं ना। उसकी शादी के लिए पूरा गांव देखेगा। आपके घर की इज्जत की बात है सईं खान के बेटे की शादी है, किसी आम शख्स की नहीं। न आम शादियों की तरह तो नहीं कर सकते ना इसे। तो बस इसीलिए मेरे जहन में ये बात आई तो मैं आ गई पूछने के लिए। बताएं ना, आप सच में शादी करवा रहे हैं उनकी? अतः बात घुमा फिरा कर फिर अपने सवाल पर आ जाती है। तुम्हें आरिश की शादी के बारे में किसने बताया? मेरे लिए कुछ भी पता करना कौन सा मुश्किल था। आपको तो पता है ना, मैं पूरे गांव में फैली हुई हूँ। कुछ भी होता है तो मुझे पता चल जाता है, और पता चल गया। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे सवालों का जवाब दें ना। मुझे बताएं, आप सच में शादी करवा रहे हैं या बस ऐसे ही शोशा छोड़ा है? अपनी कमर से हाथ हटाते हुए बेहद तजस्सुस के साथ अब्बास की तरफ एक कदम उठाते हुए पूछती है। उसके जवाब में अब्बास ना खामोश था, ना कुछ बोल रहा था, बस चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अदा के चेहरे को देख रहा था। बताएं ना खान, अदा बोलती है और अब्बास अपना मुंह फेरते हुए गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे से मुस्कुराहट को गायब करता है और दोबारा अदा की तरफ मुतवज्जा होता है। मुझे नहीं पता जरगे तुम अब किन चक्रों में हो, पर इतना बता दूं, तुम शादी की तैयारी करो। शादी तो होकर रहेगी। बाकी रही बात धूमधाम से होगी या फिर सादगी से, ये आरिश बताएगा, मैं नहीं। अल्लाह करे वो गूंगा हो जाए आज ही। अब्बास की बात सुनते ही अदा दिल में कहती है। अब्बास अदा की नाक खींचते हुए मुस्कुराते हुए हवेली से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, जहाँ एक गार्ड उसके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। सईं खान गाड़ी में सवार होते अपने चंद गार्ड्स के साथ हवेली से बाहर निकल जाता है। शादी की तैयारी करूं या अपने जनाजे की? बुढ़े खुसट कहीं के। मजाल है जो अपनी एक बात से मुझे कोई सुकून की सांस लेने दियो। सही है सही है, मैं जाती हूँ किसी बाबा के मज़ार पर, आपके लिए तावीज़ लेकर आती हूँ। महबूब आपके कदमों वाला। फिर देखती हूँ ये ज़बान उल्टी कैसे चलती है। फिर अदा कहते ही सीधा अपने कमरे की तरफ लौटती है। कोट उतार कर सोफे पर फेंकती है। टेबल से अपना फ़ोन उठाए वह डायरेक्ट शम्स को कॉल लगाती है। अदा को वापस भेजने वाला शम्स था, क्योंकि वो लोकेशन पे पहुंच चुका था, पर उसे वहाँ कोई शख्स नहीं मिला था। एक खाली मकान था जहाँ ना कोई पुलिस वाला और ना ही जायनिश थी। अदा को बताते ही आधे रास्ते से वो वापस भेज देता है। जायनिश का पता चला? काल्पिक होते ही अदा पूछती है। कुछ पता नहीं चला मुझे। मुझे लगता है मेरे पहुंचने से पहले ही
सब वहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं है। रात को सारे पुलिस ऑफिसर्स वहीं गए थे, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। पर पता नहीं वो सब के सब किधर चले गए हैं। कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं और जानिश का भी कुछ पता नहीं चला। खुदा जाने वो लड़की कहाँ चली गई है। क्या आपको उस ऑफिसर का नाम पता है जिसने रात को उन ईरानी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया था? शम्स की बात पूरी होते ही अदा पूछती है। सरखान शाहमीर आलम नाम है उसका। तुमने क्या करना है? खुदा को मानो लड़की, उस तक ना पहुंचना, कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ लूँगा उसको। तुम अपनी ही पहचान के साथ दुनिया के सामने रहो। उन लोगों को पहचान के साथ मेरा के सामने रहूँगा। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उस एक आदमी को ढूंढना है। अगर तुमने कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाया, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जुमेरात को जो महफिल लगने वाली है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि लड़कियों का सौदागर कौन है, क्योंकि वो जो भी है जुमेरात की रात को हमारे कोठे से भी कुछ लड़कियों को ख़रीदने के लिए आ रहा है। इसलिए तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ जुमेरात की तैयारी करो। ताकि पूरे कश्मीर में ये बात फैली रहे कि अदा अभी भी अदा बाई ही है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ अदा, तुमसे, वरना मजबूरन तुम्हारे खिलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा। शम्स के लहजे में वार्निंग थी जो अदा बआसानी समझ रही थी। सर फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं करूँगी ऐसा कुछ भी। जुमेरात का इंतज़ार, मैं भी जुमेरात का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे पता है कि उस महफिल में उस जुमेरात की रात को हमें पता चल जाएगा कि कौन है उन लड़कियों को बेचने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि खान शायद जुमेरात की महफिल में कोई मसला करे। क्योंकि उन्हें भी अब वो लड़कियां चाहिए और उनका रवैया अचानक से बदल गया है। खटक रहा है मुझे, पर मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकती इस वक्त, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी में मसरूफ़ हैं। और वो उनकी शादी में मसरूफ़ हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें वहीं रखना बेहतर होगा ताकि मैं अपने काम को अंजाम दे सकूं। एक बात और, आज रात कोठे में एक आदमी आएगा। कौन आदमी? शम्स तजस्सुस से पूछता है। मुझे उसका नाम क्लियर तो नहीं पता है, लेकिन वो बाहर के मुल्क से आया है। मुलाकात की डिमांड रखी है। पता नहीं किस लिए और कौन है वो। जो भी है, मैं आज रात उससे मिलकर आपको उसके बारे में बताऊंगी, अगर आज मिल पाई तो। बाकी आप उसका पता कर लेना, अदा कहती है और कहते ही फ़ोन बंद कर देती है। सरखान शाहमीर आलम, तुमने पुलिस वालों को कहाँ किया? तुम्हारा इस सब से क्या ताल्लुक़? अदा फ़ोन टेबल पर रखे खिड़की से बाहर आसमान की जानिब देखते हुए खुद से पूछती है। जवाब ना मिलने पर वो गर्दन झटकते हुए गहरी सांस लेते हुए वहीं सोफ़े पर बैठ जाती है। अब्बास से बात होने के बाद आर्यन के फ़ोन पर उसके गार्ड का मैसेज आता है, जिसे पढ़ते ही आर्यन हॉल की तरफ बढ़ता है, लेकिन अमाया की तरफ नहीं जाता। अमाया पर एक सरसे सी नज़र डालते हुए बंगले से बाहर निकल जाता है। अकेला एक गाड़ी में सवार वो खामोशी से बिना किसी गार्ड के अकेले ही बाहर चला जाता है। कुछ देर का लंबा सफ़र तय करने के बाद आर्यन उसी जगह खड़ा होता है जहाँ कुछ देर पहले शम्स अपने आदमियों को लेकर पहुँचा था, उन पुलिस वालों को ढूंढने के लिए। लेकिन उसे वहाँ पर कोई शख्स नहीं मिलता। उनके जाने के बाद आर्यन वहाँ पहुँचता है। उस छोटे से मकान के दरवाजे के सामने वो गाड़ी पार्क करता सीधा उस घर के अंदर जाता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक कमरे के बराबर मकान था। 4 दीवारें, एक छत थी, एक दरवाज़ा जो लकड़ी का था, एक खिड़की जिसकी एक साइड पर दरवाज़ा था और दूसरी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ टूटी हुई जाली लगी हुई थी। पुराना जाले लगे हुए
मिट्टी से भरा हुआ मकान था, पर वहाँ एक लड़की की मजबूत अलमारी थी जो उस जगह के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उस जगह के हिसाब की थी ही नहीं। आर्यन ने उसे वहाँ कुछ दिन पहले ही बनवाई है। दीवार के साथ लकड़ी की एक अलमारी बनवाई थी। आर्यन अपने नाक पर हाथ रखता हुआ अंदर दाखिल होता, एक नज़र पूरे मकान पर डालता है और फिर अलमारी की तरफ बढ़ता है। अलमारी के सामने खड़ा होता, दोनों दरवाजे पकड़े उसे खोलता है और अलमारी के अंदर जा खड़ा होता है। अंदर खड़ा होते ही दोनों दरवाजे पकड़े अलमारी को बंद करता है और मुड़कर अपने बाएं तरफ लगे सर के ऊपर एक छोटे से रेड कलर के बटन को प्रेस करता है, जिससे अलमारी का अंदरूनी हिस्सा ज़मीन के नीचे जाता है, जहाँ एक अंडरग्राउंड बना हुआ था। आर्यन नीचे जाते हुए अपने दोनों हाथ ट्राउज़र की जेब में डाल लेता है, एक कटर अंदाज में जाता है। अलमारी सिर्फ एक फ्लोर नीचे जाती है और अलमारी के जैसे ऊपर बने हुए थे दरवाजे से वैसे दरवाजे नीचे की तरफ होते हैं। आर्यन एक मंजिल नीचे आता है और दोनों दरवाज़ों पर हाथ मारता अलमारी के दरवाज़ों को खोलते हुए वो ग्राउंड में दाखिल होता है। 2 कदम बाहर रखता है और अपने बाएं हाथ की तरफ दीवार पर बने बटन को दबाता है, जिससे पूरे ग्राउंड की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और रोशनी सारी ज़मीन पर मौजूद खून-में-तर उन ईरानी हुकूमत के पुलिस ऑफिसर्स पर जाती है जिन्हें ज़र खान ने गिरफ्तार किया था। अपने पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए, लेकिन आर्यन के कहने पर उन्हें वहाँ ले जाने के बजाय आर्यन के पास लाता है, जब से वो लोग यहाँ आए थे। आर्यन ने अपने चंद कार्ड्स के ज़रिए उन पर हद से ज़्यादा तशद्दुद करवाया था। सब के सब ज़ख्मी हालत में, खून से तर हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे। किसी की टांग तो किसी का सर फटा हुआ था, जहाँ से खून बहना रुक ही नहीं रहा था। आर्यन उन सब को देखते हुए गहरी सांस लेता है। उन सब की नज़रों के सामने दरमियान में आ खड़ा होता है। आर्यन को खड़ा देख सारे के सारे उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जबकि वहाँ मौजूद उसके गार्ड, जिन्होंने उन पर तशद्दुद किया था और लगातार बिना रुके किया था, आर्यन को देखते हुए उसके पीछे कमर पर हाथ बांधे चौड़ी बॉडी किए खड़े हो जाते हैं। आर्यन की नज़र अभी उन पर थी कि उसके कान में एक लड़की की ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर आर्यन गर्दन मोड़े अपने बाईं तरफ देखता है, जहाँ अंधेरी तरफ दीवार के साथ चिपक कर बैठी हुई साइनिश पर जाती है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जो बिल्कुल ठीक थी, सही सलामत थी। उस पर एक खराश तक नहीं आई थी, जबकि पुलिस वालों का हशर हो चुका था। Who are you? Why are you doing this to us? वही मेन ऑफिसर जो अता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, घुटनों के बल आगे की जानिब खिसकते हुए आर्यन से पूछता है और उसकी तवज्जो साइनिश से हटाता है। Me? You don't know me? Why all the time I need to introduce myself when I am so famous in the world? Okay, let me introduce myself. अपने ट्राउज़र की जेब से हाथ निकाले आर्यन दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए सारे के सारे ऑफिसर्स पर एक सरसी सी नज़र डाले मुस्कुराते हुए बोलता है और अपना नाम बताने लगता है। माई सेल्फ आर्यन शाह, द ग्रेट पॉलिटिशियन। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आर्यन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जो हर बार उसके चेहरे पर अपने नाम के साथ द ग्रेट पॉलिटिशियन लगाने पर आती है। ज़ियान माला को लिए अपने साथ पंचायत पहुंच चुका था। पंचायत में सब मौजूद थे। साईं खान भी पंचायत पहुंच चुके थे, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोशी का माहौल छाया हुआ था। सबकी नज़रें साईं खान और यहिया शाह पर टिकी हुई थी। उनके कुछ बोलने का इंतज़ार किया जा रहा था। तो तुमने फ़ैसला कर लिया?
बेटे के बदले बेटी का निकाह करोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी के लिए सही फैसला होगा? मेरी बात सुनो तो अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। सोच लो, बेटा या बेटी, क्योंकि इस वक्त ज़मीनों का सौदा तो तुम नहीं कर सकते, वो तो तुम पहले ही कर चुके हो। जिस दिन तुम्हें उन बच्चियों का पता ला कर दूँगा, उन बच्चियों का दीदार करवाऊँगा, उस दिन वो सब की सब तो वैसे मेरी हो जाएंगी। अब तुम ज़मीन से भी जाओगे और अपनी औलाद से भी जाओगे। वक्त है, अच्छा फ़ैसला करो जिसके करने के बाद तुम्हें पछतावा ना हो। बेटों से ज़्यादा बेटियां अनमोल होती हैं। अब्बास अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, टांग पर टांग रखे हुए, कुर्सी से पुश टिकाए बैठे, हल्की सी गर्दन मोड़े, ये शाह को देखे कहता है, मुझे अपने किए फैसले पर पछतावा नहीं है साईं खान। ये मत समझो कि मैं अपनी बेटी का सौदा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तुम दुश्मन हो, मेरे इस दुनिया के सबसे नापसंदीदा शख्स हो मेरे लिए। तुम्हें इतना तो जानता हूँ, तुम बेटियों की इज्जत करना तुम्हें भी आता है। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो, सबकी नज़रों के सामने गिराना चाहते हो, इसलिए तुम मुझसे मेरी बेटी का सौदा करवा रहे हो, उसे वनी में ले जा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी माला देने के लिए तैयार हूँ। मेरी माला को मैंने माला की तरह ही संभाल के रखा है। वो मेरे सर का ताज है, मेरी शहज़ादी। उसे संभाल कर रखना। उस पर खराश आई तो तुम्हारा पूरा ख़ानदान बर्बाद कर दूँगा। उसके बाद मुझे अपने ख़ानदान की कुर्बानी देनी पड़े, मुझे मंजूर है। ये यश अटल अंदाज में अब्बास की आंखों में देखे हुए कहता है, तो मतलब तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाने के लिए राज़ी हो? साईं खान बुलंद आवाज़ में सब पंचायत वालों के सामने ये शाह से पूछता है। हाँ, राज़ी हूँ मैं। अपनी माला को तुम्हारे बेटे के सुपुर्द करता हूँ। ये शाह कहता है कि इतने में ज़ियान के साथ माला पंचायत में दाखिल होती है। माला के साथ एक और लड़की थी जो माला का हाथ पकड़े उसे पंचायत के अंदर दखलाती है। ज़ियान के कहने पर अपने बाप के कहे अल्फाज सुनते हुए माला के कदम रुक गए थे। वो एक जगह पर ठहरे उनकी बातों को सुन रही थी। लो, तुम्हारी बेटी भी आ गई, एक बार उससे भी पूछ लेते हैं, उसकी मर्ज़ी। अब्बास कहता है कि सब गाँव वालों मर्दों की नज़रें माला की तरफ उठने लगती हैं, पर किसी मर्द की नज़रें माला पर पड़ती इससे पहले ही ज़ियान माला के सामने आ खड़ा होता है और सबको वापस नज़र झुकाने पर मजबूर कर जाता है।